जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मैंने ये जाना है कि जो साहित्यिक संस्कार हैं ये आपको आपके परिवार से ही मिला है विरासत स्वरूप, आपके पिताजी के माध्यम से और माताजी के माध्यम से। हिंदी साहित्य की कई विधाओं में आपकी दक्षता भी है। आपने भी पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य में बहुत कुछ, जैसे चाहे वो मनोविज्ञान हो गया, सौंदर्य शास्त्र हो गया, आलोचना, उपन्यास, ये सब यूरोपीय साहित्य की देन है। एक जिज्ञासा है कि क्या हमारे भारतीय साहित्य का अपना जो अन्वेषण है वो इसमें कुछ है, प्रश्न की और अगर शुरुआत है बड़े तो अच्छे कितना है? तरीके से की। जो आपने कहा कि मुझे हिंदी जो है अपने परिवार से मिली है, और ये सच बात है कि हिंदी को मैं अपने संस्कार की भाषा मानता हूँ। मैं शुरू से कभी कभी हिंदी मेरा विषय नहीं रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हिंदी विषय मेरा नहीं रहा है कि मैंने हिंदी साहित्य में बीए किया है या एमए किया है। लेकिन हिंदी मेरे संस्कार की भाषा रही है और मेरे आत्मा की भाषा रही है। इसलिए मुझे उतनी ही जानकारी है हिंदी साहित्य और उसके इतिहास के बारे में। लेकिन जब जब आप तो मैं अपना एक दृष्टिकोण यहाँ पर दे सकता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया कि ये सौंदर्य शास्त्र है या मनोविज्ञान मनोविज्ञान है जी। मनोविज्ञान है या इस प्रकार के और भी विषय होते हैं जो यूरोपियन साहित्य की भारत में देन है। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि यूरोपियन विद्वानों का या यूरोपियन भाषाओं का, उनकी विधाओं का भारत के ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ा है, बहुत पड़ा है। लेकिन जहाँ तक इन शास्त्रों की बात है, इन विधाओं की बात है, ये विधाएँ तो हमारे वैदिक काल से साहित्य में चली आ रही हैं। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो दुनिया में नाटक के रूप में किसको सबसे बड़ा जाना जाता है? शेक्सपियर को। लेकिन शेक्सपियर तो अभी ये 16वीं 17वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ जो नाट्य की परंपरा है वो भरत मुनि। कालिदास से पहले भरत मुनि थे। तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें 9 के 9 रस मिलते हैं। फिर उस वक़्त कालिदास जब आए तो कालिदास के जो नाट्य जितने नाटक हैं वो आज तक पूरी रोचकता के साथ देखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो इसलिए जो प्रभाव है यूरोपियन, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब हम इसकी मनोविज्ञान की या छायावाद की या सौंदर्य विधाओं की बात करते हैं, तो ये सारी विधाएँ हमारे वैदिक काल से शास्त्रों में उपलब्ध हैं, है। उपलब्ध हैं और बहुत गहराई से और बहुत शीर्ष स्थान है उसका। लेकिन जो हमारे यहाँ परंपरा रही है वो आचार्य कुल की परंपरा रही है। लेकिन जो जो यूरोपियन पाश्चात्य देशों में रही है वो शोध की परंपरा रही है। तो इन लोगों ने, यूरोपियन विद्वानों ने जो शोध किया है भारत में हिंदी साहित्य का, वहीं से ये प्राचीन साहित्य या इतिहास कह लिए मध्यकालीन आधुनिक काल उसका साहित्य, तो उसके विभाजन शुरू हुए एक एक शोधकर्ता के रूप में। उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में यदि हम छायावाद ले लें या हम स्त्री विमर्श ले लें, इस प्रकार के जो सारे विभाजन है उसको स्ट्रक्चर देने में जो है वह यूरोपियन विद्वानों का उसमें बहुत योगदान है और बहुत उसका प्रभाव भी रहा है। और इसमें इस बात को अगर हम और आगे बढ़ाएं, मैं यहाँ पर तो बहुत विद्वान लोग बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ जयशंकर यादव जी बैठे हुए हैं, हिंदी के इतने बड़े विद्वान हैं हमारे साथ वैश्विक हिंदी परिवार के कार्यक्रमों में, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे संभवतः अधिक बता पाएंगे। लेकिन मैं अगर एक प्रवासी साहित्यकार के रूप में, प्रवासी लेखक के रूप में इस बात को उल्लेखित करूं कि अगर आप प्रवासी साहित्य का इतिहास जानना चाहें, तो आप लोग क्या कहेंगे? कितना पुराना है ये, क्या है? हम बहुत पीछे जाएँगे तो कहेंगे चलिए 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में ज़्यादा से ज़्यादा जब भारत के बंधुओं, मज़दूरों को ले गए अंग्रेज़ यहाँ, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाद, मॉरिशस, तो वहाँ पे जब ये लोग गए तो उनकी नॉस्टैल्जिया की रचनाएँ शुरू हुई, उनके भाव शुरू हुए, तो शायद प्रवासी साहित्य वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अगर तो ये इस बात को अगर हमारे शोधकर्ता हैं, जो आज भी आपकी विश्वविद्यालयों में, भारत के विश्वविद्यालयों में जो हिंदी और साहित्य पर शोध कर रहे हैं, वो जो टेम्पलेट है, जो उसका स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, वो अंग्रेज़ों की देन है। उसी को वो फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी रूप में कर रहे हैं, क्योंकि शोध की परंपरा भारत में बहुत पुरानी नहीं रही है उस प्रकार से, जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उसे स्ट्रक्चर दिया है। हमें यूरोपियन लोगों ने उसको स्ट्रक्चर दिया है, हम उसको आज भी फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब अगर आप मुझसे पूछिए कि प्रवासी साहित्य का क्या इतिहास रहा होगा, तो मैं सबसे पहली और सबसे उत्कृष्ट रचना तो प्रवासी साहित्य की वही मानता हूँ कि नियम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम तो वनवासी थे,
लेकिन वो भी 14 वर्ष अपने अपने देश, अपने शहर से बाहर रहे। और जब लंका जीतने के बाद लक्ष्मण ने उनसे कहा, राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब हमारा समय हो गया है, हमारा कार्य पूरा हो गया है, हमें वापस अयोध्या जाना चाहिए। और लक्ष्मण ने उनसे कहा कि हम सोने की लंका जीतने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इतना त्याग बलिदान करने के बाद इसे छोड़कर वापस चले। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यही नियम स्वर्णपुरी लंका रोचते जो मैंने सुनाया, कि इसका अर्थ देते हुए कि हे लक्ष्मण, तुम सोने की लंका के प्रति आकर्षित मत हो, मुग्ध ना हो। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होती है। तो प्रवासी साहित्य की अगर हम बात करें, वो रचनाएं, भगवान कृष्ण तो पैदा होते ही प्रवासी हो गए थे। तो प्रिय प्रवास लिखा ही गया है इसीलिए। जी, जी। तो इसलिए ये जो उस समय भी साहित्य बहुत रचा गया, उस समय भी बहुत से भाव आए। उन उन उसकी जो कल्पना है उस समय की उन लोगों की, उस साहित्य में आज भी लोग लिख रहे हैं, आज भी अपनी रचनाओं में उसका उल्लेख करते हैं। और भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है हमेशा से। तो जब धर्म प्रधान देश रहा है, तो हमारी जो पुरानी कविताएँ हैं, पुरानी रचनाएँ हैं, प्राचीन, उसमें जितने प्रेम और श्रृंगार के रस होते हैं, वो शिव और पार्वती वहाँ से वो कल्पना लेके, या कृष्ण और गोपियों से को उल्लेख करके किए गए हैं। बाद में उसकी एक नई परंपरा शुरू हुई है। इसी प्रकार अज्ञेय की बात करें, तो अज्ञेय नई कविता लेकर भारत में उन्होंने उसका पदार्पण किया और पढ़ते रहे और विदेशों में बहुत रहे। तो इसमें भी यूरोपियन विद्वानों का योगदान रहा। तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि ये 250-300 साल से एक वैश्वीकरण का दौर शुरू हो गया था। जिस प्रकार से गज़ल और शेर व शायरी हम कहते हैं कि पर्शिया से आई भारत में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ शेर व शायरी के जो कपलेट्स होते हैं 2, वो नहीं थे, या उनकी रुबाई नहीं थी। उनके दोहे, उनकी उनके शेर हमारे दोहे थे, उनकी रुबाई हमारे चौपाई हुआ करती थी। तो इस प्रकार से उसका ग्लोबलाइज़ेशन वहाँ से कहीं शुरू हुआ। और हिंदुस्तान तो हमेशा से इतना इस मामले में इतना समृद्ध रहा, इतना एक खुले हृदय का रहा है कि उसने आत्मसात किया है। चाहे साहित्य हो, चाहे लोग हों, चाहे परंपराएँ हों, चाहे त्योहार हों। आज विश्व का शायद ही कोई त्योहार है जो भारत में नहीं मनाया जाता। लेकिन और जगह नहीं मनाया जाता, चाहे वैलेंटाइन्स हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईद हो, चाहे चाइनीज़ न्यू ईयर हो। तो भारत एक उस प्रकार का देश रहा है कि उसने आत्मसात किया है। और वो हमेशा से इस बात में खुला भी रहा है कि हाँ, विदेशियों का और यूरोपियन का, सबका हम हमारे ऊपर प्रभाव रहा है। हम उसे आत्मसात करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हम खुलकर करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे यहाँ वैसी परंपराएँ या वैसे त्योहार